पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, आज तीसरा पार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एट बेस ऑफ नेल इज कॉल्ड। इन्फ्लामेशन स्किन का है, लेकिन जो नाखून का बेस है वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरोनेकिया। ठीक है, पेरोनेकिया। The condition in which both eyes do not focus on an object simultaneously is known as। आँखों की एक कंडीशन है जिसमें दोनों आँखें एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाती, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्राबिस्मस। तो स्ट्राबिस्मस जो है इसमें क्या होता है कि हमारी जो दोनों आँखें होती है ये जो है ना, इनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती है। एक आँख सीधा अगर देख रही है तो दूसरा कहीं और देख रही होती है। तो स्ट्राबिस्मस के 4 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स देख लें। इज़ोट्रोपिया। इज़ोट्रोपिया देखो, ये आँखें जो है ये इनवर्ड टर्निंग है। ये जो स्ट्राबिस्मस है ना, ये इनवर्ड टर्निंग है, इसको कहते हैं इज़ोट्रोपिया। दूसरी एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में आउटवर्ड आउटवर्ड जो है ना वो टर्निंग आई होती है। ये देखें, ये आउटवर्ड टर्निंग है ना, तो इसको एक्सोट्रोपिया कहते हैं। और दूसरा है जो है ना हाइपोट्रोपिया और हाइपरट्रोपिया। हाइपो मीन्स डाउन, ये डाउनवर्ड है, और हाइपर मीन्स अपवर्ड, अपवर्ड टर्निंग। तो ये 4 टाइप्स थे: हाइपरट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया, इज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। ये स्ट्राबिस्मस के टाइप थे। और इसमें सिमिल्टेनियसली जो है ना एक जगह पे एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती, इसको स्ट्राबिस्मस कहते हैं। अच्छा, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय। चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको जो है ब्रेक करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो है ना वे कौन सा है, रास्ता कौन सा है? तो सबसे पहले तो है, ये एक चेन है इन्फेक्शन की, जिसमें इन्फेक्शस एजेंट आ जाता है। इन्फेक्शस एजेंट के बाद रिजर्वायर आ जाता है। रिजर्वायर के बाद पोर्ट ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्ट ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। इन्फेक्शस एजेंट में पैथोजन आ जाता है। पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, फंगाई है, ये सारे जो हैं ये पैथोजेंस हैं और इन्फेक्शस एजेंट हैं। एक इन्फेक्शन होने के लिए, काज होने के लिए इन्फेक्शस एजेंट का ज़रूरी है। फिर अगर ये है तो फिर कहाँ रहेंगे, इसलिए रिजर्वायर ज़रूरी है। रिजर्वायर का मतलब है पैथोजिन कहाँ रहते हैं, जैसे एनिमल में रहते हैं, ह्यूमन में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये रिजर्वायर्स हैं। रिजर्वायर के बाद पोर्ट ऑफ एग्जिट, वो पैथोजिन एग्जिट किस रास्ते से हो रहा है, जैसे ह्यूमन में अगर प्रेजेंट है तो वहाँ से एग्जिट कैसे होगा, फीसेस के थ्रू होगा, यूरिन के थ्रू होगा, रेस्पायरेशन के थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा, ये पोर्ट ऑफ एग्जिट हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है एक रिजर्वायर से होस्ट की तरफ, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एयरबॉर्न होता है, ड्रॉपलेट होता है, और व्हीकल होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर जैसे जो है मलेरिया वगैरह होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर काटता है वो मतलब ट्रांसमिट करता है, तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका वेक्टर है। और जो है पोर्ट ऑफ एंट्री, पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब किस एंट्री से वो इंटर हो रहा है, स्किन में कट लग रहा है वहाँ से वो इंटर हो रहा है, या जो है कोई फिलाइज कट कर रही है, बाइट कर रही है, उससे इंटर हो रहा है, या सांस के थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू एयर हो रहा है, या यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू इंटर हो रहा है। तो ये सारे पोर्ट ऑफ एंट्री है, और ससेप्टेबल है, होस्ट कोई भी हो सकता है। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन था। तो ये कह रहा है सवाल में कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो है
वो कौन सा रास्ता है? तो हैंड हाइजीन जो है ना मोस्ट इफेक्टिव रास्ता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो हैंड हाइजीन इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, इसका ऑप्शन भी हैंड हाइजीन है। अच्छा, हाउ मेनी ड्राफ्ट्स इन स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक 1 ml? स्टैंडर्ड ड्रिप सेट जो होता है उसके 1 ml में कितने ड्राफ्ट्स होते हैं? तो 15 होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रिप सेट में। और जो ब्लड वाला ड्रिप सेट होता है उसमें जो है वो 10 ml होते हैं। ठीक, 10 ड्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वाले में, ब्लड में 10। और जो माइक्रो ड्रिप सेट होता है जैसे चेम्बर होते हैं पीडियाट्रिक वाले, उसके 60 ड्राफ्ट्स होते हैं पर ml में। ठीक है, 60 ड्राफ्ट्स। तो स्टैंडर्ड 15 याद रख लें। अ पेशेंट हु इज रिसीविंग इंट्रावेनस फ्लूइड डेवलप टेंडरनेस वार्म erythema and pain at the infusion site. Which of the following condition will you suspect? एक पेशेंट है जो इंट्रावेनस फ्लूइड ले रहा है और उसको टेडरनेस हो रही है, मतलब हाथ लगाने से पेन हो रहा है, वहाँ पे वार्मथ है, गर्म है, और रेडनेस हो गई है और इन्फ्यूजन साइट पे पेन हो रहा है, तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन में है सेप्सिस, इन्फिल्ट्रेशन, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लीबाइट्स। ये फ्लीबाइट्स है। फ्लीबाइट्स का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होके इन्फ्लामेशन हो जाता है, फ्लीबाइट्स हो जाती है इन्फ्यूजन साइट पे, इस वजह से रेडनेस और वार्मथ और जो है पेन होता है। इसको जो है ना थ्रोम्बोफ्लीबाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोफ्लीबाइट्स। ठीक है। व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट, केयर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसकी आप जो है ना ओरल हाइजीन कर रहे हैं, तो आप क्या जो है ना केयर करेंगे ताकि प्रिवेंट करेंगे एस्पायरेशन से। अगर आप वो ओरल हाइजीन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एस्पायरेशन हो जाए पेशेंट को। ठीक है, ये एहतियात करेंगे। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नॉर्मल एवी नोड? नॉर्मल एवी नोड का इंट्रिंसिक रेट कितना होता है? तो ये होता है 40 to 60 पर मिनट एवी नोड का। और अगर ऐसे नोड का पूछें तो वो 60 to 100 जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है ना, वो होता है ऐसे नोड का। ठीक है, कितना? 60 to 100, 60 to 100 ये नॉर्मल होता है इसका ऐसे नोड का, और एवी नोड का 40 to 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट? हार्ट का पेसमेकर, वही बात आ गई, ऐसे नोड। ठीक है। द प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउ मेनी ml विल यू गिव? अभी पूछ रहा है कि टेबल स्पून जो है 2 टेबल स्पून देने हैं, प्रेस्क्राइब किए हैं डॉक्टर ने, तो आप कितने ml दोगे? तो ये 30 ml देंगे भाई। टेबल स्पून में 15 ml होता है और टी स्पून में जो है वो 5 ml होता है। ठीक है, 2 देना है तो 30 ml हो गया टेबल स्पून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कैविटी ऑफ ज्वाइंट? ज्वाइंट की जो कैविटी होती है उसमें क्या जो होता है फाउंड, मतलब प्रेजेंट होता है? तो लिम्फ नहीं होता, प्लाज्मा भी नहीं होता, प्लूरल फ्लूइड भी नहीं होता, साइनोवाइल फ्लूइड होता है। साइनोवाइल फ्लूइड प्रेजेंट होता है कहाँ पे? कैविटी ऑफ ज्वाइंट। साइनोवाइल ज्वाइंट होता है, कैविटी होती है, उसमें जो फ्लूइड होता है उसको साइनोवाइल फ्लूइड कहते हैं। इफ द सीरम सोडियम लेवल इज लेस देन नॉर्मल द कंडीशन इज नोन एज? सीरम सोडियम लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो गई है ब्लड में, उसको क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। What electrolyte abnormalities is like to develop in patient with vomiting? पेशेंट वोमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से एबनॉर्मल होंगे? तो उसके होंगे हाइपोकेलीमिया, मतलब पोटेशियम कम होगा। हाइपो मीन्स कम, कैलीमिया मीन्स पोटेशियम।
हाउ मेनी सोडियम इज नॉर्मल प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में नॉर्मल कितना सोडियम प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब ब्लड वेजल्स, इंट्रा सेल्यूलर जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सेल के बाहर होता है। वो कौन कौन सा होता है बाहर, एक तो ब्लड वेजल्स में होता है, दूसरा इंटरस्टेशियल स्पेस में होता है। ये दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो उसमें जो है सोडियम कितना होता है, उसमें 135 MEQ पर लीटर, ये नॉर्मल होता है सोडियम, 135 से 145। वाट इज द प्राइमरी काज ऑफ हाइपरकेलिमिया। हाइपरकेलिमिया का प्राइमरी काज क्या होता है, रीनल फेलियर। विच आर द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, रिंगर लेक्टेड, हाफ नॉर्मल सेलाइन, 1/3 नॉर्मल सेलाइन, मेनिटॉल। तो इसका जो है राइट आंसर है, अच्छा ये मैं दिखा देता हूँ, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये देख लें और याद कर लें। अभी आइसोटोनिक जो है ना, ये 0.9% नॉर्मल सेलाइन जो है ये आइसोटोनिक है, एक तो ये याद रख लो। दूसरी लेक्टेटेड रिंगर, ये भी आइसोटोनिक है। और 5% डेक्सट्रोज वाटर, 5% डेक्सट्रोज वाटर, D5W। और लैक्टेटेड रिंगर और नॉर्मल सेलाइन, ये आइसोटोनिक है तीनों सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक में देखो, ये हाइपर मतलब ज़्यादा, 3% हो गया, 5% हो गया, 10% हो गया, 5% हो गया, 0.9 सिलाइन प्लस 5% डेक्सट्रोज। यहाँ पे जो 0.9% सिर्फ सिलाइन थी, नॉर्मल सिलाइन, वो आइसोटोनिक। हाइपर में प्लस में इसको 5% डेक्सट्रोज में मिल रहा है, तो ये हाइपरटोनिक हो गया। 0.45% सिलाइन प्लस जो है 5% डेक्सट्रोज इन लैक्टेटेड रिंगर। लैक्टेटेड रिंगर ओनली अगर है तो ये आइसोटोनिक है, अगर इसमें जो है 5% डेक्सट्रोज है तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक अगर देखें तो इसमें जो है फिर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट से, वहाँ पे 3% 5%, यहाँ पे 0.45% हो गया, 0.5% हो गया, 0.225% हो गया, 1.4% हो गया, 1.33% हो गया, 1/3 हो गया। ये सारे हाइपोटोनिक के मतलब हाइपो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आइसोटोनिक पूछ रहा है, तो लैक्टेटेड रिंगर बिल्कुल ये हो गई ना, ये हो गई आइसोटोनिक। और हाफ नॉर्मल सेलाइन हो गई, ये हाइपोटोनिक हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो गई, हाइपोटोनिक है। और 1/3 भी हाइपोटोनिक हो गई, ठीक है। और मेनिटाल जो है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। मेनिटाल जो है ना वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। अच्छा, अ पेशेंट एडमिटेड विथ वोमिटिंग हैज़ द फॉलोइंग आर्टरियल ब्लड गैस लेवल, पीएच 7.30 और PaCO2 36 mmHg, PaO2 92 mmHg, HCO3 18। व्हाट इज द एसिड बेस इम्बेलेंस, व्हाट इज प्रेजेंट। अभी देखो, ओके 7.30 pH मतलब ये एसिडोसिस है। pH 7.35 तक से ऊपर नॉर्मल होती है, उससे कम है तो ये एसिडोसिस है। कौन सा एसिडोसिस है, ये HCO3 ये 18 है, नॉर्मल रेंज से कम है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। HCO3 मेटाबॉलिक को शो करता है और PaCO2 जो है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन को शो करता है। तो रेस्पिरेटरी नॉर्मल है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और विच ऑफ द, अच्छा ABGs पे मेरा वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी ABGs आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड लाइन ड्रग यूज फॉर पेन मैनेजमेंट। सेकंड लाइन ड्रग जो है वो मार्फिन है, फर्स्ट लाइन ड्रग जो है एसिटामिनोफेन है,
ये हमने पहले भी ये रिपीटिंग एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट काज पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया करता है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और कॉर्नी बैक्टीरियम जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये डिफ्थेरिया काज करता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ये डिफ्थेरिया काज करता है, पॉजिटिव, ठीक है, डिफ्थेरिया काज करता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स हेल्प फॉर टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर में कौन सी न्यूट्रेंट्स हेल्प करते हैं, तो वो प्रोटीन करते हैं, ठीक है, टिश्यू रिपेयर में, इसलिए हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं ऑपरेशन के बाद या इंजरी के बाद। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन रिवील्स एलिवेटेड लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाट डज इट इंडिकेट। आपने यूरिन एनालाइज किया है तो उसमें जो है रेड ब्लड सेल इंडिकेट हुए हैं, तो क्या ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है डैमेज्ड ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई जो है ये किडनी में होते हैं, वो डैमेज जब होते हैं तो रेड ब्लड सेल्स यूरिन में आते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं किडनी में ब्लड को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट एक्टिविटीज हेल्प टू रिलैक्स द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वाइल एडमिनिस्टर एनीमिया। जब आप एनीमिया देने जा रहे हैं तो पेशेंट को जो है आप क्या इंटरवेंशन करवाएंगे ताकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ओपन हो, रिलैक्स हो। तो सेपरेशन द बटक्स, लुब्रिकेटिंग द कैथेटर ट्रैप, इंसर्टिंग द कैथेटर स्लोली, ब्रीदिंग आउट थ्रू द माउथ। ब्रीदिंग आउट थ्रू द माउथ, आप जब इंसर्ट करेंगे पेशेंट को बोलेंगे आप बड़ी सांस लें और सांस बाहर निकालें, जब वो बाहर सांस निकालेगा तो आप इंसर्ट करेंगे, वो जो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है इस टाइम। What length of the catheter tip should be inserted into the rectum for giving anemia to an adult patient। एडल्ट पेशेंट को आप एनीमिया देने जा रहे हैं तो कितने जो सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे के कैथेटर टिप के, ठीक है, तो वो 7.5 to 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। द स्टूल डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओस्टोमी इज कॉल्ड। ओस्टोमी से जो स्टूल डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इफ्लुएंट, ठीक है, ओस्टोमी जो पास करते हैं एब्डामेन से, स्टमक से डायरेक्ट जो है ना वेब बनाते हैं जिससे स्टूल पास हो। रेक्टल कैंसर हो जाए या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई कैंसर वगैरह हो जाए तो फिर हम ओस्टोमी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म प्लेसमेंट ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की जो है आप कंफर्मेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट की, तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा। चेक पेशेंट एबिलिटी टू टॉक, एस्पायरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, इंट्रोड्यूसिंग एयर एंड अस्कल्टेटिंग, ये भी हम करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग एयर एंड अस्कल्टेटिंग, एस्पायरेशन इंटेस्टाइनल कंटेंट करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड जो है ना वो एक्सरे ऑफ चेस्ट एंड एब्डामेन है। एक्सरे करके हम चेक करते हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, फ़ौरन हम चेक करते हैं कि जो है हमने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट किया है उसकी प्लेसमेंट राइट है या रॉन्ग है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन काज ऑफ आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इन बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन, बेड पे पेशेंट है उसको में जो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है उसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मतलब पेशेंट जैसे उठता है तो उसको जो है बीपी लो हो जाता है, अगर बैठता है सोता है तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है, जैसे खड़ा होता है तो उसका बीपी लो हो जाता है, इसको कहते हैं आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो इसका जो काज होता है आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का बेड रिडन पेशेंट में ये होता है इंक्रीज ऑटोनॉमिक रिस्पांस, नहीं, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट तो नहीं होता, डिक्रीज ब्लड पूलिंग भी नहीं होती, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जब बेड रिडन पेशेंट होता है तो उसके जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है, फिर फ़ौरन जैसे वो खड़ा होता है तो उसका बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो ये रीज़न है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट हैज़ अ कैंडीलाइट ज्वाइंट। कैंडीलाइट ज्वाइंट कौन से बॉडी पार्ट में, तो कैंडीलाइट ज्वाइंट जो है रिस्ट ज्वाइंट में है। और एल्बो में हैंग
ज्वाइंट है, HANGE, हैंग ज्वाइंट जो है एल्बो में होता है। और शोल्डर में जो होता है बाल साकेट ज्वाइंट होता है। बाल और साकेट, जैसे साकेट में बाल बैठता है ना, इस तरह शोल्डर में भी होता है और हिप में भी होता है। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का पहला प्रेसिडेंट कौन था? वो फेनविक था। ठीक है। अभी करंटली कौन है? अभी करंटली है डॉक्टर सिप्रियानो। डॉक्टर सिप्रियानो करंटली प्रेसिडेंट है ICN का, और 2021 से लेकर 2025 तक के इसको चार्ज मिली हुई है। और जो है फार्मर कौन सा था जिसे सिप्रियो ने चार्ज ली है? वो है एनीटी केनेडी। एनीटी केनेडी। ठीक है, फार्मर 2021 से पहले ये था। हु इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक स्प्रे ड्यूरिंग सर्जरी? सर्जरी के दौरान एंटीसेप्टिक स्प्रे किसने इंट्रोड्यूस किया? जोसेफ लिस्टर ने।